बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है रेस्पिरेशन। पीछे हमने फ़ोटोसिंथेसिस का कल टॉपिक ख़त्म कर दिया था। अब रेस्पिरेशन का बिल्कुल उलट है। हम ग्लूकोज़ को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ग्लूकोज़ से हम एनर्जी यूज़ करें यूटिलाइज़ करेंगे और हमारे पास किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस होगी। रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेशन होती है और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसके ज़रिए से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में से बाहर जाती है और ऑक्सीजन जो है कार्बन जो है अंदर आती है। और बाकी सेलुलर रेस्पिरेशन उसकी होती है जिसमें कार्बन सी चेन कंपाउंड हमारे पास जैसे ग्लूकोज वगैरह है उनको तोड़ा जाता है और उनसे हमारे पास एनर्जी ली जाती है। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन ही हम पढ़ेंगे इसमें। और सेलुलर रेस्पिरेशन की भी आगे हमारे पास दो किस्म की टाइप्स आती हैं। एक हमारे पास वो होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके लिए हमारे पास ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और दूसरी हमारे पास एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन की अदम मौजूदगी में होती है। एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, फर्स्ट स्टेप ठीक सेम ही होता है। फर्स्ट स्टेप जो है इसका ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ग्लूकोज की स्प्लिटिंग होती है। ग्लूकोज मालिक्यूल से C6H12 O6 जो है हमारे पास जो है पाइरुवेट के दो मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है C3H4O3, और इसके दौरान हमारे पास एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। और ये एनर्जी हमारे पास कितनी होती है, ओनली नेट गेन अगर की हम बात करें तो इसकी सिर्फ 2 ATP एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है। चाहे जो है हमारे पास किया हो हमारे पास हो वो ऑक्सीडेटिव और या फिर हो एनारोबिक। आगे अगर बात करें तो इस दौरान हमारे पास जो है उसकी NAD वो क्या बनता है, उसकी हमारे पास NAD जो है NADH2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी भी हमारे पास क्या हो जाती है, रिडक्शन होती है। जो कि हमारे पास आगे अगर बात करते हैं, ये हमारे पास होगी एरोबिक रेस्पिरेशन का पहला स्टेप जो ग्लाइकोलाइसिस है वो ये स्टेप है वो एनर्जी प्रोड्यूस हुई जो कि 2 ATP पर मुश्तमिल होती है। अब अगला स्टेप जो है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफ़र किस तरह करेगा, ऑक्सीजन की मौजूदगी पर वो डिपेंड करेगा। अगर ऑक्सीजन विद ऑक्सीजन है तो हमारे पास पायरुविक एसिड की हमारे पास ऑक्सीडेशन होगी। पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन होकर एसिटाइल कोए ए बनेगा। एसिटाइल कोए इस दौरान हमारे पास क्या बनेगी, इसी से एक CO2 भी एक निकल जाएगी और ये इसकी ऑक्सीडेशन भी होगी। दोनों प्रोसेस होंगे। और फिर माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास क्रैब साइकिल होगा। क्रैब साइकिल पे से फिर आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशंस होगी। ये हमारे पास थी बात हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन की। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, ये विदाउट ऑक्सीजन, ये दोनों प्रोसेस होते हैं, दो प्रोसेस, और इसको दोनों को हम कलेक्टिव भी हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं। जब पायरुविक एसिड्स कि हमारे पास अगर ऑक्सीडेशन इस तरह हो कि वो लैक्टिक एसिड बन जाए, तो हमारे पास क्या है, ये लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है जो कि हमारे पास बैक्टीरिया में तो होती है और ह्यूमन के जो मसल सेल में है वो उधर भी होती है। और अगर बात करें हम इस तरह के पायरुविक एसिड की, सबसे पहले डीकार्बोक्सिलेशन भी हो, CO2 भी बने, और CO2 के बनने के बाद हमारे पास एस्टेल्डिहाइड 2 कार्बन कंपाउंड बने, और 2 कार्बन कंपाउंड के बाद 2 कार्बन कंपाउंड फिर आगे एथेनॉल बने, मतलब हमारे पास अल्कोहल बने। अल्कोहल 2 कार्बन कंपाउंड, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड, क्योंकि इस दौरान हमारे पास कोई कार्बन का लॉस नहीं हुआ है और इस दौरान हमारे पास CO2 जो है वो निकल गई थी, और पीछे एथेनॉल बना है जो कि 2 कार्बन कंपाउंड है और बाकी CO2 बनेंगे हमारे पास, और एनर्जी प्रोड्यूस हुई है। और ये हमारे पास यीस्ट वगैरह में होता है। यूकेरियोट की बात करें और बैक्टीरिया वगैरह में भी होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें तो यूकैरियोट सेल्स, प्राइमरी यूकैरियोट सेल में यीस्ट वगैरह में होता है, और ये प्रोसेस है। और इस दौरान NAD में कन्वर्ट हुआ है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन हुई है। इथाइल अल्कोहल बना है 2 कार्बन कंपाउंड, और ये हमारे पास है एक कार्बन डाइऑक्साइड, 2 पाइरुविक एसिड से फिर 2 कार्बन डाइऑक्साइड, दो मॉलिक्यूल बनेंगे हमारे पास इस तरह। और अगर हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की बात हो रही है तो लैक्टिक एसिड बनेगा, और ये हमारे पास जो है स्प्रिंटिंग के दौरान मतलब एक्सट्रीम मस्कुलर एक्टिविटी में के दौरान होती है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के दौरान, स्प्रिंटिंग के दौरान, ऑक्सीजन जब हमारे पास ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही होती
आगे एनारोबिक रेस्पिरेशन फर्मेंटेशन की बात करें तो रिलेटिव लो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, सिर्फ 2% जो है ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में जो एनर्जी होती है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। आगे एरोबिक रेस्पिरेशंस वो तो हम आगे डिटेल में बात करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया का रोल क्या है कि 3 आगे जो स्टेप आते हैं हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के, आगे जो तीनों स्टेप आते हैं हमारे पास रेस्पिरेशन के, उसके द्वारा वो कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होते हैं। कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी के बनाने में भी मदद करता है। और कुछ इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, कुछ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, कुछ मेम्ब्रेन के ऊपर होते हैं। तो उसके अंदरूनी लेयर को कुछ जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन होती है जैसे वो क्रिस्टी पे होती है। और क्रैब साइकिल हमारे पास क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं। अगर हम बात करें एटीपी के, ये एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होती है। और एटीपी में हमारे पास 2 बड़े बड़े फास्फेट के बॉन्ड होते हैं। ये एडिनोसिन ट्राईफास्फेट होता है, मतलब एडिनोसिन ट्राईफास्फेट एक न्यूक्लियोटाइड होता है जिसमें 5 कार्बन, ये शुगर भी होती है हमारे पास। और हमारे पास नाइट्रोजनियस रिंग भी इधर अटैच होती है, एडिनोसिन एडेनिन होगी। फिर हमारे पास इधर क्या आ गई है, फास्फेट अटैच होंगे, 3 फास्फेट अटैच हो गए हैं, लेकिन इनके दरमियान जो हाई एनर्जी बॉन्ड होंगे, पी बॉन्ड, ये होंगे 2 दो ये हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड होंगे। तो ये अभी एक ही बॉन्ड टूटेगा तो हमारे पास 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज़ होगी। और जब दोनों टूटेंगे तो फिर ओबियसली 14.6 किलो कैलोरी हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर एक कैलोरी किसके बराबर होती है, 4.18 जाउल के, तो हमारे पास किलो जाउल की अगर बात करें तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो हमें जो है जाउल में भी एनर्जी मिल जाएगी कि इतने जाउल हमारे पास एनर्जी जो है रिलीज होती है। अब ये एटीपी जो बन गई है हमारे पास कहाँ कहाँ यूज़ होगी, हमें पता है कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो अक्रॉस दी सेल में ब्रेन होती है वो क्या होती है, एटीपी वहाँ यूज़ होती है। मोर कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए यूज़ होती है। मस्कुलर कंट्रैक्शंस, नर्व इम्पल्स कंडक्शंस, ये सारे के सारे जो है, जैसे नर्व इम्पल्स, सोडियम पोटेशियम एटीपी पंप इस्तेमाल होते हैं। मस्कुलर एक्टिविटी में एटीपीज उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, क्रॉस ब्रिजेस को आपस में। तो ये सारा का प्रोसेस हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन क्या होती हैं, इससे हमारे पास एनर्जी असल होती है। ऑक्सीडेशन जो हमारा हो रही है, पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन हो रही है आगे, उनकी ऑक्सीडेशन से ही हमारे पास क्या बन रही है, एनर्जी ग्लाइकोलाइसिस के दौरान भी। और कुछ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होते हैं दोनों, जैसे हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं। और बाकी जो है ऑर्गेनिज्म जो है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन पर डिपेंड करते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन जिससे हम एनर्जी हासिल करते हैं वो भी क्या है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस किस तरह हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की ऑक्सीडेशन किस तरह होती है, इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सके, हाइड्रोजन रिमूव करके ऑक्सीजन ऐड करके, मतलब डिहाइड्रोजनेजेस एंजाइम कभी कभी हमारे पास यूज़ होते हैं। अब सेलुलर रेस्पिरेशन को हम डिटेल में पढ़ते हैं। इसकी 3-4 स्टेप होते हैं मेजर, ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल, T3 साइकिल्स, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है COOH उसमें कितने होते हैं, 3। और रेस्पिरेटरी चेन एंड पे हम पढ़ेंगे। ग्लाइकोलाइसिस हम पहले ही पढ़ रहे हैं कि पहला स्टेप होता है। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन अगर इस एरोबिक और एनारोबिक में सेम होता है, और इस तरह हमारे पास पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल बनते हैं। लेकिन कौन कौन से स्टेप होते हैं, ग्लूकोज किन मराहल से गुजरता है, कैसे फास्फोराइलेशन होती है उसकी, कैसे उसके आइसोमरिज्म मर्ज में कन्वर्ट होते हैं, कितने कितने हमारे पास ये इसके स्टेप होते हैं उसको हम जानते हैं। तो इसके बुनियादी तौर पर हमारे पास 2 स्टेप होते हैं, प्रिपरेटिव फ्री फेज़ होता है एक, और एक हमारे पास ऑक्सीडेटिव फेज़ होता है। प्रिपरेटिव फेज़ में हम एटीपी क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एटीपी। और ऑक्सीडेटिव फेज़ में हमारे पास एटीपी बनती है। तो सबसे पहला स्टेप जो प्रिपरेटिव फेज़ का है, ग्लूकोज होती है हमारे पास, ग्लूकोज की हम फास्फोरिलेशन करते हैं एटीपी को यूज़ करते हुए। तो ग्लूकोज 6 फास्फेट मतलब इसमें कोई 6 फास्फेट अटैच नहीं है, इसमें 1 फास्फेट ही अटैच है कार्बन नंबर 6 के ऊपर। और इस तरह अगर इसकी आइसोमरिज्म हो जाए, ग्लूकोज फ्रुक्टोज से ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट आइसोमरेज एंजाइम होगा। और ग्लूकोज का हेक्सोकाइनेज कौन सा, ग्लूकोकाइनेज, जो हेक्सोकाइनेज में से भी कौन सा, ग्लूकोकाइनेज, ग्लूकोज 6 फास्फेट में उसको कन्वर्ट करेगा। और ये फिर आगे
जाके एसिमरेज एंजाइम उसको फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट करेगा। इधर एक और एटीपी हमारे पास यूज़ होगा, 2 एटीपी अब यूज़ हो चुके हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट। इसमें पहले 1 एक फास्फेट था, अब जो है 2 फास्फेट हो जाएंगे तो हमारे पास 20 फास्फेट होगा। और दूसरा अटैच होगा वो कार्बन नंबर 1 के ऊपर अटैच होगा और ग्लूकोज 1,6 बिस्फास्फेट होगा। अब ये इसकी जो 6 कार्बन ही अभी कंपाउंड था, अब ये 2 कार्बन में टूट जाएगा, हर एक में क्या होंगे 3-3 कार्बन एटम, और वो भी हमारे पास आइसोमर हो गए, डाईहाइड्रोक्सीटोन फास्फेट और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट G3P। अब ये क्या करेंगे, डाईहाइड्रोक्सीटोन फास्फेट भी रिवर्सिबल रिएक्शन की मदद से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में कन्वर्ट होगा। अब हमारे पास इधर भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट और इधर भी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट, और ऑक्सीडेटिव फेज़ हमारे पास अब शुरू हो चुका है। ऑक्सीडेटिव फेज़ में अब दोनों के प्रोसेस को हम साथ साथ ग्लिसरॉल्डिहाइड को हम साथ साथ लेकर चलेंगे। सबसे पहले क्या होती है, इनऑर्गेनिक फास्फेट अटैच होती है इसके साथ, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट जो है वो 20 फास्फेट बन जाएगा, और जब उसकी ऑक्सीडेशन होगी तो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बन जाएगा। जिस तरह के 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट की रिडक्शन से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बना था, तो इसकी ऑक्सीडेशन से 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट बनेगा। इसमें 3 हमारे पास, इसमें कितने हैं, 2 फास्फेट अटैच हैं, वही कार्बन नंबर 1 के ऊपर और कार्बन 3 के ऊपर। अब क्या होगा, एक फास्फेट अटैच जो है एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होगा, और बाकी इसके ऊपर जो कार्बन नंबर 1 वाला है ये वाला, और बाकी कार्बन नंबर 3 के ऊपर ही सिर्फ फास्फेट रहेगा जाएगा, तो 3 फास्फेट। अब इसकी क्या होगी, आइसोमरिज्म होगी। अब ये 3 फास्फेट से हमारे पास 3 कार्बन नंबर से 2 कार्बन नंबर के ऊपर आएगा, तो 2 फास्फोग्लिसरेट। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास अभी इसके पास कितने कार्बन है, ये आगे 3-3 कार्बन वाली आगे कंपाउंड ही बन रहे हैं, आगे इसके पास अभी एक फास्फेट अटैच है। अगर इसके से हमारे पास हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, फास्फोइनोल पायरुवेट इधर भी अभी तक इसके पास एक फास्फेट अटैच है, और उसी वो भी हमारे पास इधर अगर फास्फोइनोल पायरुवेट का फास्फेट जो है वो भी एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करने के इस्तेमाल हो जाएगा, और पायरुवेट बन जाएगा, इधर भी पायरुवेट बन जाएगा। और पायरुवेट जब हमारे पास ये बना है तो इसके पास अब कोई भी फास्फेट नहीं है, और इधर भी एटीपी यूज होगी बनेगी, इधर भी एटीपी बनेगी, ये भी एटीपी बनी थी, इधर भी एटीपी बनी थी, 4 एटीपी बनी है, और 2 एटीपी जो पहले यूज़ हुई हैं उसको मिला के हमारे पास अगर बात करें नेट गेन की, तो हमारे पास 2 एटीपी आता है, और ये जो एटीपी बनी है ये वाली और ये वाली उधर जो यूज़ हुई है उसको सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन हम कहते हैं। लेकिन जो इनऑर्गेनिक फास्फेट इसको इधर अटैच हुई है तो वो उसको हम नहीं कहेंगे सबस्ट्रेट लेवल फास्फोराइलेशन। आगे पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आ जाता है, पायरुवेट जाके डायरेक्टली जो है रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेता, तो इसकी सबसे पहले ऑक्सीडेशन होती है, ऑक्सीडेशन और डीकार्बोक्सिलेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का एक मालिक्यूल से निकलता है। अब इसके पास कितने कार्बन रह गए हैं, 2, एक निकल गया, और इसकी ऑक्सीडेशन भी हुई है, NAD को इसने NADH में कन्वर्ट किया है, और एसिटाइल को एंजाइम ए हमारे पास इसके साथ अटैच होता है, CH3COO एसिटाइल को एंजाइम ए अब फर्स्ट जो है माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आ जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के में हमारे पास एक्सालोएसीटेट के साथ जो 4 कार्बन कंपाउंड होगा उसके साथ एसिटाइल को एंजाइम ए मिलेगा, और इस मिलते साथ ही ये जो अलग हो जाएगा, और वाटर का मालिक्यूल एक इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो ये 2 कार्बन का कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन का कंपाउंड, तो सिट्रेट 6 कार्बन का कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। अब फेडरल की टेक्स्ट बोर्ड में क्या लिखा हुआ है कि इससे हमारे पास एक पहले क्या निकलेगा, वाटर का मालिक्यूल निकलेगा, तो आइसोअकोनिटेट बनेगा, और फिर वाटर का मालिक्यूल अटैच होगा, तो यही इसी का ही हमारे पास जो है ये वाला आइसोसिट्रेट बनेगा। ये और ये वाला जो है बिल्कुल इनका केमिकल फार्मूला सेम होता है, क्योंकि ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, बस इसमें पोजीशन जो है वो तब्दील होती रहती है। आगे इसकी क्या होगी, हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन भी होगी और ऑक्सीडेशन भी होगी, ये हमारे पास आइसोमर्स होंगे एक दूसरे के। अगर इसकी डिकार्बोक्सिलेशन होगी और ऑक्सीडेशन होगी, NADH में कन्वर्ट हो जाएगा, और CO2 बनेगी निकल जाएगी, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट। अब एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली है तो 5 कार्बन ये कंपाउंड रह गया है, और इससे आगे फिर एक और हमारे पास क्या होगी, CO2 निकलेगी और वाटर ऐड होगा, तो ओवरऑल CO निकलेगी, ये कार्बन और एक ऑक्सीजन आइटम ही लेस होगा, तो ओवरऑल उसने ये बनाया हुआ है CO2, मतलब इधर CO2 एक हमारे पास निकल गई है, एक H2O ऐड हुआ है, और इधर हमारे पास H का हमारे पास क्या है, NADH में कन्वर्ट हुआ है, और
इस तरह। तो ये हमारे पास बन जाएगी हमारे पास सुक्सिनाल कोएंजाइम ए सबसे बनेगा। इसके पास कोएंजाइम ए ऐड होगा तो सुक्सिनाल कोएंजाइम ए ऐड होगा और फिर वो कोएंजाइम ए रिमूव होगा तो सुक्सिनेट बनेगा। और इस दौरान हमारे पास क्या बनेगी, जीडीपी और फास्फेट में कन्वर्ट हो गई और एडी इस तरह इसको यूज़ करते हुए एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट किया जाएगा। और सुक्सिनेट जो है वो उसकी ऑक्सीडेशन किस तरह होगी, 4 कार्बन कंपाउंड है तो उसकी ऑक्सीडेशन किस तरह होगी, तो उसका इलेक्ट्रॉन कौन कबूल करेगा, Fa कबूल करेगा, Na नहीं, FADH2 में कन्वर्ट होगा और FADH2 में कन्वर्ट होगा और ये फ्यूमरेट बनेगा। फ्यूमरेट में जब हम वाटर ऐड करें तो मालेट बनेगा और मालेट की आगे फिर ऑक्सीडेशन होगी NADH2 में, NADH में कन्वर्ट होगा जब तो ऑक्सालो एसीटेट बनेगा। अब हम अगर बात करते हैं कितने NADH बने हैं, ये पायरोवेट के ज़रिए से NADH ये 3 NADH 3 NADH और एक FADH और एक ATP बना है। अगर हम बात करें हम ग्लूकोज के लिए तो ये डबल हो जाएंगे, 6 NADH तो FADH और 2 ATP मालिक्यूल्स जो हम बाद में गिन लेंगे कि कितने कितने बन रहे हैं। रेस्पिरेटरी चेन में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पर ये इलेक्ट्रॉन्स को हम मूव करेंगे तो NADH और FADH के इलेक्ट्रॉन्स को, और इससे क्या बनाएंगे हमारे पास ATPs बनाएंगे और मुख्तलिफ़ किस्म की जब ऑक्सीडेशन होती जाएगी और उनकी एनर्जी कम होती जाएगी और इसको ATP बनाने में मदद करेंगे। अगर इसकी कंपोनेंट की बात करते हैं तो कोएंजाइम क्यू है और साइटोक्रोम होती है साइटोक्रोम एंजाइम की BCAA3 और ये इसी सीक्वेंस के साथ मौजूद होते हैं। ये भी बात इंपॉर्टेंट है, ये इसी सीक्वेंस के साथ मौजूद होते हैं और मालिक्यूलर ऑक्सीजन जो एंड पे आके सबसे इलेक्ट्रॉन कबूल करती है और वाटर का मालिक्यूल बनता है। अगर बात करें इनके हम साइटोक्रोम्स की तो ये हीम कंटेनिंग जो हीमोग्लोबिन का हीम पोर्शन होता है उसी की तरह की हीम आयरन कंटेनिंग हीम जो है वो पोर्शन होता है। अगर हम बात करें ये इलेक्ट्रॉन किस तरह मूव करते हैं, Na इसकी क्या होती है हमारे पास ऑक्सीडेशन, NADH2 में ये जब कन्वर्ट हो जाता है उसके इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं और FADH के भी इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन कबूल करता है, क्यों एंजाइम क्यों, FADH के भी NADH के भी। और इस दौरान हमारे पास इतनी एनर्जी एक ATP का मालिक्यूल बन जाता है, एक ATP का मालिक्यूल इधर ही बन गया और को एंजाइम क्यों आगे किसको रिड्यूस करता है, साइटोक्रोम B को, और इस दौरान हाइड्रोजन का आयन निकलता है। और फिर अगर बी किसको रिड्यूस करता है, साइटोक्रोम सी को, मतलब BC, और फिर वो ए को और फिर वो A3 को, और वो A3 ऑक्सीजन को क्या करता है, रिड्यूस करता है और ऑक्सीजन उसको क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है। और वो ऑक्सीजन जो है हाफ ऑक्सीजन का मालिक्यूल जो होता है वो वाटर के साथ 2 वाटर आयंस के साथ मिलकर हमारे पास वाटर बना देता है और ये वाटर जो वो है जो रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारे पास बनता है। और ये ऑक्सीजन वो है जो रेस्पिरेशन के नतीजे में हमारे पास यूज़ होती है। ये बनी 3 ATP बनी हमारे पास। और ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन में क्या है, ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो ATP की सिंथेसिस होती है उसको ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन कहते हैं। ये तीसरी फास्फोरिलेशन जो हम पढ़ रहे हैं, पहले हमने फोटो फास्फोरिलेशन पढ़ी थी फोटोसिंथेसिस में, और अब हम जो है ये वाली ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलेशन पढ़ रहे हैं और सबस्ट्रेट लेवल फास्फोरिलेशन हमने ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ी थी। अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, 3 हमारे पास ADP और 3 फास्फेट और हाफ मालिक्यूल ऑक्सीजन NADH एक NADH यूज़ होता है। एक NADH से हमारे पास अब कितनी ATP बन रही है, 3 ATP। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और इस तरह ये कहाँ होता है, तो इंटीरियर जो है ना मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रियन में, इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है ना क्रिस्टी, उसके ऊपर ये होता है। और इस दौरान जो है कीमियोस्मोसिस ही मैकेनिज़्म होता है और इसका मैकेनिज़्म जो है थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब इसमें ATP सिंथेज जो है वो F1 पार्टिकल के तौर पर एक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है F0 पार्टिकल F0 पार्टिकल क्या करते हैं, इनर मेम्ब्रेन स्पेस से आउटवर्ड इंटर मेम्ब्रेन, मतलब ये माइटोकॉन्ड्रिया की इसका प्रोसेस क्या होता है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया की अंदरूनी बैरूनी हमारे पास मेम्ब्रेन है। और अब हम क्रिस्टी बनाते हैं, अंदरूनी माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फ़र्ज कर रहे हैं, यही है जो भी बन रही है, जैसे भी बन रही है तो ये है।
ये हमारे पास क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है जिसमें क्रैब साइकिल के लिए एंजाइम, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के लिए एंजाइम्स, ऑर्गेनिक एसिड और ये सारा कुछ को एंजाइम सॉल्ट वगैरह हैं। तो ये है। अब F0 पार्टिकल जो है, F0 पार्टिकल क्या करेंगे, इधर से जो प्रोटॉन होंगे पंपिंग करेंगे। अब प्रोटॉन पंपिंग की अगर हम बात करते हैं, प्रोटॉन पंप किए जाएंगे ये इनर जो मैट्रिक्स से हमारे पास ये माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के इनर माइटोकॉन्ड्रियल इनर और आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बीच में इधर जो है ये इलेक्ट्रॉन की पंपिंग कर सके, इधर हो जाएंगे। एटीपीज़ को यूज़ करते हुए इधर इलेक्ट्रॉन की पंपिंग होगी और इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में प्रोटॉन का ग्रेडियंट बन जाएगा। अब जो F1 पार्टिकल होंगे वो क्या करेंगे, डाउन दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करवाएंगे हमारे पास इन प्रोटॉन को, और फिर दोबारा जो है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में वो जाएंगे, स्क्रिस्टी में होते हुए इनर मेम्ब्रेन में होंगे। तो ये सारा प्रोसेस क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन के ऊपर होता है, ये सारे F0 पार्टिकल F1 पार्टिकल। तो इस तरह ये जो है एक जो है FAD हम अगर बात करें तो ये कीमियोस्मोसिस का प्रोसेस होता है और पंपिंग फैक्टर भी जो है डिफरेंट होता है। इधर जो हम बात करेंगे हम आगे, कपलिंग फैक्टर जो हो रही है ये भी फोटोसिंथेसिस से हमारे पास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो NADH का एक जो मालिक्यूल होता है हमारे पास, तो उससे हमारे पास कितने ATP बनते हैं, NADH के मालिक्यूल से 3 ATP बनते हैं और FAD के मालिक्यूल से हमारे पास 2 ATP बनते हैं। अब बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन्स की जो है इनकी ATPs की। इसके दौरान हमारे पास रेस्पिरेशन में कितने ATP अब बनेंगे इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास NADH जो बने हैं ग्लूकोज के दरमियान, ग्लाइकोलाइसिस के दौरान जो ATP बने हैं वो कितने बने हैं, 2 ATP बने हैं ये। और हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के दरमियान 2 ही हमारे पास NADH बने हैं। आगे फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन जब हुई है, इसकी ऑक्सीडेशन जो है पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन जब हुई है तो उस दौरान हमारे पास NADH बना है। और 2 अगर हैं ग्लूकोज के मालिक्यूल तो ग्लूकोज के लिए हमारे पास 2 NADH बनेंगे। और अब बात करते हैं हम क्रैब्स साइकिल की। क्रैब्स साइकिल में हमारे पास ATP कितने बने हैं, 2, लेकिन वो पायरुवेट के लिए था, ग्लूकोज के लिए 2 एक की बजाय 2 हम ATP लिखेंगे। और NADH हमारे पास कितने बने हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 6 NADH। और FADH भी हमारे पास 2। ये अब हम अगर बात करें किस तरह ये NADH2 और FADH2 के हमारे पास ATP किस तरह बनेंगे। अगर हम बात करें ये NADH, इन 2 NADH की, तो प्रोकैरियोट्स की अगर बात करें तो NADH से हमारे पास कितने बनेंगे ATPs, 6 ATPs इनसे बनेंगे। अगर हम बात करें, अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं, और हमारे पास ये जो 2 बने हैं ऑक्सीडेशन से, पायरुविक एसिड की ऑक्सीडेशन से, तो इनसे भी हमारे पास कितने बनेंगे ATP, 6 ATP। और ये जो 6 NADH हमारे पास बने हैं तो इनसे हमारे पास कितने ATP बनेंगे, 18 ATP। और ये हमारे पास जो
दो हमारे पास ATP तो वो बने हुए हैं पहले ही, और ये जो दो FADH बने हैं इनसे हमारे पास कितने ATP बनेंगे, 4 ATP। ये नेट गेन की हम बात कर रहे हैं, नेट गेन। तो नेट गेन वैसे तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल गेन जो है जो 40 ATP होते हैं। तो 40 में से नेट गेन जो प्रोकैरियोट्स की हमने बात की है, तो ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के 2 ATP और 2 ATP, ये ग्लाइकोलाइसिस के 2 ATP, और ये हमारे पास जो है उसके दौरान 2 ATP ये बनते हैं क्रैब साइकिल के दौरान। ये हमारे पास कितने ATP हो गए, 4 ATP। और ये हमारे पास 6 ATP इसके, 6 ATP इसके 12, और 12 और 18 ATP कितने हो गए हमारे पास, 30 और 30, और ये 4 ATP 38, 38 ATP जो है हमारे पास बनते हैं प्रोकैरियोट्स में। अब हम यूकैरियोट्स की बात करते हैं। यूकैरियोट्स के ये जो ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 NADH बने हैं, तो ये जब माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर नहीं जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसे इस फॉर्म में नहीं जाएंगे और उसकी क्रिस्टी में नहीं जाएंगे, और इसका जो क्या होगा हमारे पास कन्वर्ट होना पड़ेगा इनको FADH में, और इन दोनों को अगर हम FADH में कन्वर्ट करें तो इनके ATP हो जाएंगे 4। एक इसका काम, दोनों का एक एक कम हो जाएगा और टोटल रह जाएंगे हमारे पास 36 ATP, और ये यूकैरियोट्स में हो जाएंगे 36 ATP। अब हम इन सब को अगर समराइज़ करें, जो कि हम अगर इसको हम समराइज़ अब करें कि तो ग्लूकोज फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बनता है, और फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट कौन सा एंजाइम कन्वर्ट करता है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एंजाइम, उसको फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट करता है। आगे फिर वो एंड प्रोडक्ट ग्लिसरॉल या 3 फास्फेट डाइऑक्सीटोन फास्फेट से होता हुआ पायरुवेट बनता है हमारे पास। पायरुवेट के हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और वो हमारे पास कहाँ जाता है, क्रैब साइकिल में। क्रैब साइकिल में हमारे पास क्या बनता है, उससे NADH बनता है। क्रैब साइकिल में हमारे पास ATP बनता है। ATP तो हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस में भी बनता है, ATP हमारे पास क्रैब साइकिल में भी बनता है, और ATP जो एंड पे बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में है वो भी बनता है। ये सारा के सारा ATP, जितना ज़्यादा ATP बन रहा है उतना ज़्यादा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज जो है वो उसको कम किया जा रहा है, मतलब ये उसको इनहिबिट करता है कि फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट की ये जो तैयारी तुम कर रहे हो ये मत करो। और अगर ये ATP कम हो जाए तो फिर इसको इनहिबिट के बजाय क्या किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा। ये मतलब ये नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म है, और फिर इसको जो है अपना ये प्रोसेस करेगा, और ये जो है हमारे पास एक्टिवेट इसको कौन करता है, ये सारा सिट्रिक एसिड साइकिल जो है, और ऊपर से ग्लाइकोलाइसिस ये इसको क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट करते हैं। और NADH पायरुविक एसिड की डीकार्बोक्सिलेशन जो हमारे पास हो रही है, और उस दौरान हमारे पास NADH बन रहा है, NADH भी बन रहा है। तो NADH जितना ज़्यादा जो है किसका, क्रैब साइकिल का बनेगा, क्रैब साइकिल का जो बनेगा वो उसको क्या करेगा, पायरुविक डीकार्बोक्सिलेशन को वो क्या करेगा, ब्रेक लगा देगा, मतलब अब डीकार्बोक्सिलेशन बंद हो जाएगी। NADH किसको अब इनहिबिट मतलब कर रहा है, पायरुवेट डीकार्बोक्सिलेज को, और ATP किसको ज़्यादा मकदार में इनहिबिट कर रहा है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को, और क्रैब साइकिल किसको एक्टिवेट कर रहा है, फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को। तो ये हमारे पास अब हो गया कंप्लीट। तो अब इंशाल्लाह कल हम जो है वो एक लेक्चर होगा हमारा फाइडल से, बस फिर हमारे पास ये भी गया कि चैप्टर ख़त्म हो गया।